वंदे मातरम दोस्तों, डेस्टिनी 144 में हैं आप और राष्ट्रपति हमारी सीरीज चल रही है जिसकी तीसरी क्लास है आज। कार्यपालिका का जो पहला प्रमुख पार्ट जो प्रेसिडेंट है वो हमारा चल रहा है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि राष्ट्रपति किस प्रकार से चुना जाता है, किस प्रकार से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है और राष्ट्रपति का जो पदावधि, कार्यकाल, इन तमाम चीज़ों पे हमने ध्यान दिया है, इन पे बातें की। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो आगे के अनुच्छेद यानी 57 जो हमने पढ़ा, पुनर्निर्वाचन, राष्ट्रपति का री इलेक्शन कि संविधान इसके मामले में क्या है, मौन है। कहीं पर भी ये नहीं लिखा गया कि राष्ट्रपति भारत में जो राष्ट्रपति कितनी बार बन सकता है, तो संविधान इसके मामले में क्या है, मौन है। एक बार फिर से थोड़ी सी क्लास को रिवाइज करते हैं। अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के चुनाव की रीति। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल यानी राष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन और अनुच्छेद 58 जहां से आज से हम शुरुआत कर रहे हैं, अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति बनने की योग्यता बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है। अच्छे प्रश्न बनते हैं यहां से कि राष्ट्रपति बनने की क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। नंबर 1, भारत का नागरिक होना चाहिए। नंबर 1, भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक। नंबर 2, न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए? 35 वर्ष। न्यूनतम उम्र 35 वर्ष। देखिए, उम्र से जुड़े हुए, एज से जुड़े हुए काफी अच्छे प्रश्न बनते हैं कि कौन सा पद के लिए, कौन से पद के लिए कितनी उम्र चाहिए। बहुत शानदार प्रश्न बनता है और हम आपको बता रहे हैं कि 35 वर्ष कौन कौन से पद के लिए चाहिए। इधर देखिए, आप समझेंगे तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष। इन 3 बड़े संवैधानिक पदों के लिए न्यूनतम उम्र कितनी? 35 वर्ष। अन्य पदों की हम जब बात करते हैं, सरपंच, वार्ड पंच, उप सरपंच, इनके लिए 21 वर्ष, याद रखेंगे, इनके लिए 21 वर्ष। एमएलए, एमपी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, विशेष रूप से यहां पे बात कर रहे हैं लोकसभा की, लोकसभा सदस्य बनने की, यानी एमएलए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा, चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री, एंड प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री, इन चारों के लिए 25 वर्ष। न्यूनतम उम्र से जुड़े हुए तमाम पदों के हम बारे में हम बात कर रहे हैं। तो राष्ट्रपति बनने के लिए तो 35 वर्ष चाहिए, राष्ट्रपति के साथ में उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी 35 वर्ष और राज्यपाल बनने के लिए भी 35 वर्ष। सरपंच, वार्ड पंच, उप सरपंच, इनके लिए प्रधान हो, चाहे वो सीआर, डीआर यानी पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, इनके लिए 21, एमएलए, एमपी, लोकसभा, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर 25 वर्ष। तो 30 वर्ष किनके लिए चाहिए? 30 वर्ष चाहिए एक तो राज्यसभा सदस्य के लिए, राज्यसभा द मेंबर ऑफ राज्यसभा 30 वर्ष, और 30 ही वर्ष चाहिए विधान परिषद। ठीक है, विधान परिषद सदस्य, विधान परिषद सदस्य बनने के लिए भी 30 वर्ष, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए भी 30 वर्ष, विधानसभा के सदस्य बनने के लिए, एमएलए बनने के लिए 25, प्रधानमंत्री बनने के लिए 25, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में 2 जो आते हैं, एक तो लोकसभा और राज्यसभा, तो दोनों में अंतर है, एक में 25 वर्ष चाहिए लोकसभा में और 30 वर्ष चाहिए राज्यसभा में। तो राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की उम्र चाहिए। आप ये याद रखें, और भी बीच में उम्र का जब जिक्र किया जाएगा, आगे भी हम बताते रहेंगे आपको अन्य चीज़ें भी। तो राष्ट्रपति बनने के लिए
सबसे पहले भारत का नागरिक होना जरूरी है, न्यूनतम उम्र 35 वर्ष। इसके साथ में लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ठीक है, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो तो वो राष्ट्रपति की योग्यता को भी बराबर से मेंटेन करता हो, यानी कि लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता भी उसमें होनी चाहिए, तभी वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। न्यूनतम उम्र उसकी 35 वर्ष चाहिए। अब यहाँ पर एक और चीज़ हम समझ सकते हैं कि क्या पागल और दिवालिया शब्द यहाँ हम लिखेंगे? बिल्कुल हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर वो लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रख रहा है इसका मतलब वो पागल और दिवालिया नहीं है। और राष्ट्रपति जो भारत का सबसे बड़ा पद है, जो देश के पहले नागरिक होते हैं, उनके संदर्भ में हम पागल और दिवालिया शब्द का इस्तेमाल ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 3 महत्वपूर्ण योग्यताएं भारत का नागरिक न्यूनतम उम्र 35 वर्ष और लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। साथ में पिछली क्लास में हमने बताया था कि 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, ठीक है, ये भी होने चाहिए। और यहाँ पर एक बार फिर से उन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं। और 15,000 रुपये जमानत राशि, ठीक है, ये विशेष रूप से राष्ट्रपति के चुनाव में काम लिए जाते हैं। तो 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक। अनुमोदक और प्रस्तावक क्या होते हैं हमने अच्छे से बताया था पहले। 15,000 रुपये की जमानत राशि कहाँ जमा होगी? रिजर्व बैंक में। अगर वो चुनाव 1/6 मतदान प्राप्त नहीं करता मत मूल्य, तो कहाँ जमा किया जाएगा? रिजर्व बैंक में। तो राष्ट्रपति बनने की योग्यताएं आपके सामने, भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम उम्र 35 वर्ष, अधिकतम उम्र का कोई प्रावधान नहीं है, कितने भी साल के बन सकते हैं, कोई ऐसी कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा गया कि अधिकतम उम्र इतनी होनी चाहिए, ठीक है, आप ये भी याद रखें। उम्र की जब बात कर रहे हैं तो एक चीज हम आपको बताना चाहते हैं, अब तक के सबसे न्यूनतम उम्र के जो राष्ट्रपति बने वो नीलम संजीव रेड्डी बने हैं, ठीक है, आप जरूर याद रखें। नीलम संजीव रेड्डी जो सबसे युवा तो नहीं कह सकते लेकिन सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बने अब तक जितने भी राष्ट्रपति बने, चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर रामनाथ कोविंद तक, श्री रामनाथ कोविंद साहब तक जो जितने भी राष्ट्रपति बने उनमें से सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी, जो लोकसभा के पूर्व स्पीकर भी रह चुके हैं, जो चुनाव हार भी चुके थे पहले। 58 के बाद में अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद की शर्तें, राष्ट्रपति पद की शर्तें। सबसे पहली वीडियो शर्त ये है कि वो लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। हालांकि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्यपाल या मंत्री कोई भी लाभ के पद में नहीं गिना जाता है। अनुच्छेद 59 बिल्कुल शॉर्ट में है कि राष्ट्रपति पद की शर्तें हैं और लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है उसको, उसका विरोधाभास या उसमें टकराव नहीं होना चाहिए। तो राष्ट्रपति पद की शर्तों में आप ये याद रखेंगे। अब बात ये करते हैं कि साहब राष्ट्रपति के बारे में हमने सब कुछ देख रहे हैं, तो वेतन क्या कितना मिलता है और कौन से अनुच्छेद से मिलता है? तो वेतन मिलता है अनुसूची 2 से, अनुसूची 2 से राष्ट्रपति का वेतन मिलता है। और कितना वेतन है? तो हाल ही में वेतन बढ़ा दिया गया है। अभी वर्तमान में राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए मिलते हैं, और ये जो 5 लाख रुपए मिलते हैं ये कर रहित हैं, इसमें पे कोई टैक्स नहीं है, ठीक है। तो 5 लाख रुपए राष्ट्रपति को मिलते हैं, आप ये याद रखें। वेतन है और अनुसूची 2 से हैं। राष्ट्रपति पद की शर्तें कौन से अनुच्छेद में? 59 में है, अनुच्छेद 59 में। सिंपल सा है। आगे की बात करते हैं मित्रों, अनुच्छेद 60 आर्टिकल 60 ये कहता है, अनुच्छेद 60 क्या कहता है? अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ, राष्ट्रपति की शपथ जो प्रत्येक हमारा जो संवैधानिक पद पे जो भी व्यक्ति जाते हैं वो शपथ लेते हैं, अलग अलग रूप से अलग अलग शपथ ली जाती है। तो राष्ट्रपति किसकी शपथ लेते हैं? संविधान की रक्षा की शपथ लेते हैं। संविधान की रक्षा या संरक्षक, मतलब एक प्रकार से रक्षा करेंगे या संरक्षक, ठीक है। तो संविधान की रक्षा की शपथ लेते हैं राष्ट्रपति, आप बिल्कुल साफ तौर पे याद रखें।
संविधान की रक्षा की शपथ लेते हैं भारत के राष्ट्रपति। कौन दिलाता है शपथ? मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ये दिलाते हैं। अगर ये नहीं है, अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो वरिष्ठ न्यायाधीश, ठीक है। तो वरिष्ठ न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय के जो चीफ जस्टिस हैं वो नहीं है, तो उनके बजाय जो वरिष्ठ न्यायाधीश हैं वो दिलाएंगे। और हम आपको बता दें कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या है 34, ठीक है। कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 34। अभी वर्तमान में जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनका नाम आप कमेंट करके बताएं कि अभी हमारे जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम क्या है। बिल्कुल अच्छा नाम है और बहुत ही तगड़े लेवल पे उन्होंने अभी तक काम किया है, तो आप उनका ज़रूर नाम बताएं। पहले न्यायाधीश का नाम हमारे हीरालाल जेकानिया साहब थे। सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन है वो 28 जनवरी 1950 को किया गया। आप ये भी याद रखें, दिल्ली में इसका हेड दिल्ली में स्थापित है ये। इससे पहले भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा देश में पहला संघीय न्यायालय खोला गया 1937 में, ये भी आप याद रखें। और जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 हिंदुस्तान में आया तो 1774 में भारत में पहला सुप्रीम कोर्ट कोलकाता में खोला गया, जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे, ठीक है। ये वॉरेन हेस्टिंग्स के बेस्ट फ्रेंड भी थे। तो आप मुख्य न्यायाधीश का नाम हमें जरूर बताएं वर्तमान में, और कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं वो, ये भी आप बताएं। तो राष्ट्रपति जो हैं, राष्ट्रपति को शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन से अनुच्छेद से दिलाते हैं? अनुच्छेद 60 से दिलाते हैं। राष्ट्रपति शपथ किसकी लेता है? संविधान की रक्षा की शपथ लेता है, आप ये याद रखें। अगर ये बात की जाएगी, अब इस्तीफे की हम बात करते हैं, तो इस्तीफा राष्ट्रपति, शपथ तो उनको दिला दी मुख्य न्यायाधीश ने, इस्तीफा किसको देते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ पे हम बात करेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं, लेकिन क्या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को इस्तीफा देते? नहीं देते। उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देते हैं। उपराष्ट्रपति इस बात की जानकारी किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को। किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को। ये अभी फर्स्ट ग्रेड में आया था कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देते हैं, और उपराष्ट्रपति सबसे पहले ये जानकारी किसको देते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष को। क्यों देते हैं लोकसभा के अध्यक्ष को? इस पे हम बात करते हैं। तो संसद के 3 अंग होते हैं। जब राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को दे रहे हैं, राज्यसभा के प्रमुख को दे रहा है, हम जानते हैं कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वही भारत का उपराष्ट्रपति होता है, तो राज्यसभा का सभापति को दे रहा है। अब बचा कौन? लोकसभा। तो लोकसभा के प्रमुख को पता होना चाहिए, इसीलिए लोकसभा अध्यक्ष को वो अपनी जानकारी देते हैं। फर्स्ट ग्रेड अभी पूछा गया था कि राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देते हैं, और उपराष्ट्रपति इस बात की जानकारी किसको देता है? लोकसभा के अध्यक्ष को, ठीक है। मित्रों, 52 से लेकर हम चल रहे थे और 60 तक हमने पढ़ लिए। अब बहुत ही खास अनुच्छेद और काफ़ी बड़ा है और अच्छे डिटेल में हम पूरा इसको पढ़ेंगे। अनुच्छेद 61 बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, बहुत अच्छे प्रश्न आते हैं। पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे टेक्निक और आपका माइंडसेट बहुत अच्छा काम करना चाहिए, और यहाँ पे रटने की कोई जरूरत नहीं। दुनिया का ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं जिसको आपको रटें, समझने की जरूरत है, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो। तो अनुच्छेद 61 महाअभियोग की प्रक्रिया, महाअभियोग की प्रक्रिया, द प्रोसीजर ऑफ द इम्पीचमेंट फॉर द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति को हटाने की जो विधि है उसको हम कहते हैं महाअभियोग। अनुच्छेद 56 में हमने बताया था कि राष्ट्रपति को महाअभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। अब महाअभियोग होता क्या है, इस पे हम आज पूरा बात करेंगे, अच्छे से समझेंगे क्या होता है महाअभियोग, किस प्रकार से महाअभियोग की प्रक्रिया संचालित होती है। तो अगर कोई भारत का राष्ट्रपति है और उन्होंने
संविधान का उल्लंघन किया हो, कदाचार किया हो, संविधान का उल्लंघन किया हो, शक्तियों का दुरुपयोग किया हो, ऐसी स्थिति में उनके खिलाफ महाअभियोग लाया जाता है। संविधान का उल्लंघन करने पर एक प्रकार से शक्तियों का दुरुपयोग करना यानी संविधान का उल्लंघन ही है। संविधान असंवैधानिक काम करने पर, आप ये याद रखें, संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग लाया जाता है। कितने सदस्य लेके आते हैं, कहाँ पर लेके आते हैं, किस प्रकार से काम करता है, यही तो हमें समझना है। हम 2-3 बार आपको बता चुके हैं कि संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। और जब राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को यानी स्पीकर को हटाने का काम चल रहा है, एक होती है राज्यसभा, एक होती है लोकसभा। इस पे पूरा काम देखेंगे, लोकसभा और राज्यसभा और लोकसभा। सब अगर राष्ट्रपति ने कोई संविधान का उल्लंघन किया है, असंवैधानिक काम किए हैं, तो ऐसी स्थिति में राज्यसभा या लोकसभा दोनों में से किसी भी सदन में से प्रश्न आ सकता है कि महाभियोग प्रक्रिया कौन से सदन में प्रारंभ की जाएगी। तो किसी भी सदन में की जा सकती है, दोनों के पास बराबर शक्तियां हैं, दोनों यहां पर बराबर हैं। तो राज्यसभा और लोकसभा, पहला ये याद रखेंगे कि चाहे वो प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जाए, चाहे वो लोकसभा में लाया जाए, प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों की मंजूरी या कितने सदस्य के हस्ताक्षर होना जरूरी है? 25%। अगर 25% सदस्य राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया ला रहे हैं, किसी भी सदन में ला सकते हैं। अगर इसमें ला रहे तो भी 25% की जरूरत पड़ती है, और अगर लोकसभा में ला रहे तो भी 25% की जरूरत पड़ती है। लेकिन दोनों में 25% की जरूरत नहीं पड़ती। किसी भी एक सदन में जिसमें लाया जाएगा उसी में 25% सदस्य, यानी 1/4 सदस्य। ठीक है, 25% का मतलब 1/4 होता है, इतना तो हम गणित में जानते ही हैं। अब बात ये करते हैं कि क्या, जैसे कि यहां पर 245 है, राज्यसभा में 245 है, राज्यसभा के 245 में से 25%, अगर वो राज्यसभा में लाया जा रहा हो, यहां पे 545 है, इसके 25%, अगर लोकसभा में लाया जा रहा हो। विधानसभा में नहीं लाया जाएगा, किसी भी राज्य की विधानसभा में इस प्रकार पे बात होगी नहीं, सिर्फ और सिर्फ संसद में बात होगी। संसद में भी कहां पे? राज्यसभा और लोकसभा में। अब देखिए 25% मान लेते हैं कि राज्यसभा में सदस्य लेकर आए, ठीक है, राज्यसभा में सदस्य 25% लेकर आए। अब वो पटल पे जाएगा, राज्यसभा की पटल पे जाएगा। राज्यसभा की पटल पे कौन बैठते हैं? उपराष्ट्रपति बैठते हैं। उपराष्ट्रपति कौन? राज्यसभा के सभापति। सभापति महोदय को लगा कि इस पे मैं चर्चा करवानी चाहिए, इस पे बात होगी, और सभापति ने बुलाई बैठक राज्यसभा की। अगर बैठक में उपस्थित सदस्यों का, जो वहां पे प्रेजेंट है, उपस्थित सदस्यों का 2/3, 2/3 बहुमत, सीधा सा याद रखें, 2/3 बहुमत, जिसको विशेष रूप से संविधान की भाषा में विशेष बहुमत भी कहते हैं। 2/3 बहुमत से अगर यह बिल यहां से पारित हो गया तो वो सीधा कहां जाएगा दोस्तों? लोकसभा में जाएगा। लोकसभा में भी 2/3 बहुमत से अगर यह बिल पास हो गया, जिस दिन पास हुआ उसी दिन राष्ट्रपति को पद से हटना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अगर ये बिल या ये जो प्रस्ताव अगर लोकसभा में लाया जाएगा तो भी 25% सदस्य जरूरत पड़ेगी। 25% में से लाया जाएगा, फिर 2/3 बहुमत से इसको यहां से पास करवा के फिर राज्यसभा में भेजा जाएगा। किसी भी सदन में ला सकते हैं, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा कि पहले लोकसभा में लाया जाएगा या पहले राज्यसभा में लाया जाएगा। पहले ये याद रखें। नंबर 2, प्रस्ताव के लिए कितने सदस्यों की जरूरत पड़ती है? 25% सदस्य पूछा जा सकता है, यानी 1/4 सदस्य। पास करवाने के लिए, प्रस्ताव को पास करवाने के लिए कितने % सदस्य की जरूरत पड़ती है? 2/3, यानी 2/3 बहुमत से एक सदन में पास होने के बाद में दूसरे सदन में जाएगा, वहां पर भी 2/3 बहुमत से उसको पास करवाया जाएगा। अगर एक सदन पास कर दे और दूसरा सदन पास नहीं करे, ऐसी स्थिति में यह प्रस्ताव क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। अब इस प्रस्ताव की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। इसको कहते हैं अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। इसको क्या कहेंगे? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। ठीक है, इसी को हम क्या कहेंगे दोस्तों? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, क्योंकि एक सदन ने पास कर दिया और दूसरे सदन ने पास नहीं किया, इसी को हम कहेंगे अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। क्या राष्ट्रपति को यह सूचना देनी पड़ती है कि आपके खिलाफ महाभियोग लाया जाएगा? बिल्कुल देनी पड़ती। कितने दिन पहले देनी पड़ती है? 2 सप्ताह पहले,
यानी 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देनी पड़ती है। क्या राष्ट्रपति अपने बचाव के लिए वकील कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। राष्ट्रपति अपने बचाव के लिए एडवोकेट कर सकते हैं, यानी बचाव अपनी रक्षा के लिए वो बता सकते हैं कि मैंने ऐसा नहीं किया है, या अपनी प्रोटेक्शन के लिए वो वकील कर सकते हैं। ये भी आप याद रखें। क्या महाभियोग प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रपति की शक्तियां कम की जाएगी? नहीं की जाएगी। शक्तियों में कोई कमी नहीं, शक्तियों में कोई कमी नहीं, ठीक है। कोई भी शक्तियां, राष्ट्रपति की कोई भी शक्ति महाभियोग प्रक्रिया के दौरान कोई भी शक्ति कम नहीं की जाएगी। कितने दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देनी पड़ती है? 14 दिन पहले। कब लाया जाएगा? जब संविधान का उल्लंघन करे, गैर संवैधानिक काम करे। कौन से सदन में लाया जाएगा? किसी भी सदन में ला सकते हैं, संसद के, राज्यसभा या लोकसभा में किसी भी सदन में ला सकते हैं। कितने % सदस्य पास करना जरूरी है? प्रस्ताव के लिए 25% और पास कराने के लिए 2/3 बहुमत। एक सदन पास कर दे और दूसरा सदन पास नहीं करे तो इसको क्या कहेंगे? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहेंगे। क्या एक सदन पास कर दे और दूसरा सदन पास नहीं करें, ऐसी स्थिति में क्या संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा? क्या संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है? नहीं बुलाया जा सकता, क्योंकि संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति खुद बुलाते हैं, वो स्वयं बुलाते हैं, और खुद को हटाने के लिए कभी भी कोई भी राष्ट्रपति ऐसा अधिवेशन नहीं बुलाता है। संयुक्त अधिवेशन कौन से अनुच्छेद में? 108 में, अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। संयुक्त अधिवेशन होता क्या, इस पर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अगर किसी बिल पे या किसी विधेयक को एक सदन पास कर दे, दूसरा सदन पास नहीं करे, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों का एक संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं, जिसको हम संयुक्त अधिवेशन कहते हैं। कौन अध्यक्षता करता है? लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। इससे जुड़ी हुई तमाम चीज़ें हम समझ रहे हैं कि किस प्रकार से वकील कर सकते हैं। 14 दिन पहले उनको सूचना देनी पड़ती है, और कितने सदस्य कहाँ से कहाँ पे पास करवाना जरूरी। अब तक भारत के एक भी राष्ट्रपति को महाभियोग के दौरान नहीं हटाया गया है, ये आप याद रखें। अब तक किसी भी राष्ट्रपति को महाअभियोग के द्वारा नहीं हटाया गया है, ठीक है। तो महाभियोग प्रक्रिया आपने समझी कि लोकसभा का राज्यसभा में, या लोकसभा राज्यसभा किसी भी सदन में लाया जा सकता है। शक्तियाँ कम नहीं होती, बहुत बार पूछा जाता है क्या महाभियोग चल रहा हो तो क्या राष्ट्रपति की शक्तियाँ कम हो जाएगी? नहीं होगी। कितने दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित करना पड़ता है? 14 दिन पहले सूचित करना पड़ता है। अब तक कितने राष्ट्रपति को महाभियोग से हटाया गया? किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा नहीं हटाया गया है। महाभियोग की प्रक्रिया कौन से देश से ली गई? अमेरिका से ली गई है, ठीक है। कौन से देश से ली गई है? अमेरिका से महाभियोग लिया गया है। ये भी आप याद रखें, अमेरिका के संविधान से महाभियोग लिया गया है, और अनुच्छेद 61 में महाभियोग की संपूर्ण प्रक्रिया है दोस्तों। अब बात ये आती है कि जैसे ही दोनों सदन इसको पास करते हैं, तत्काल प्रभाव से राष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 61 में हमने देखा। अब अनुच्छेद 62 की बात करेंगे, अनुच्छेद 62 की। इसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि राष्ट्रपति अगर नहीं है या राष्ट्रपति का पद खाली है तो कितने समय में चुनाव करवाना जरूरी है? 6 माह में। राष्ट्रपति नहीं है तो कितने माह में? 6 मंथ में, 6 मंथ में के अंदर चुनाव करवाना जरूरी है। तब तक भारत का राष्ट्रपति कौन रहेगा? भारत का उपराष्ट्रपति ही भारत का राष्ट्रपति रहेगा, ठीक है। अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो मुख्य न्यायाधीश, जैसा कि हमने पहले बताया। ऐसा पहली बार कब हुआ? जब राष्ट्रपति नहीं रहे हैं और उपराष्ट्रपति ने काम किया हो। तो जाकिर हुसैन साहब की मृत्यु हुई थी 1969 में, तब वीवी गिरी जो भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति थे उन्होंने काम किया। और जब उपराष्ट्रपति के तौर पर वीवी गिरी राष्ट्रपति के कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम भी कर रहे थे तो उन्होंने चुनाव भी लड़ा। चुनाव लड़ने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया, और उनकी जगह उस वक्त के तत्कालीन जो मुख्य न्यायाधीश थे उसने हमारे सुप्रीम कोर्ट के मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जो मुख्य न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने राष्ट्रपति के तौर पे काम किया। तो राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति नहीं है तो मुख्य न्यायाधीश काम करेंगे। आर्टिकल 62 में साफ तौर पे लिखा गया कि राष्ट्रपति नहीं है तो उनकी जगह जो व्यक्ति काम करेगा, कौन काम करेगा और कितने समय में चुनाव होना जरूरी है? तो 6 महीनों में चुनाव होना जरूरी है, और उपराष्ट्रपति काम करेंगे। अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो मुख्य न्यायाधीश काम करेंगे। ये जितने भी अनुच्छेद हमने पढ़े हैं 52 से लेकर 62 तक,
एक बार फिर से हम थोड़ा सा हम रिवाइज करवा लेते हैं, क्योंकि अब इसके बाद की जो अगली क्लास रहेगी वो जितने भी राष्ट्रपति बने उनके ऊपर हम बात करेंगे, एक इंडिविजुअल एक एक राष्ट्रपति के से जुड़े हुए तथ्य की बात करेंगे। 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। 55 में राष्ट्रपति के चुनाव की रीति। 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल। 57 में राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। 58 में योग्यता। 59 में राष्ट्रपति की शर्तें। 60 में शपथ। 61 में महाभियोग की प्रक्रिया। और 62 में अगर राष्ट्रपति नहीं है तो अन्य व्यक्तियों के द्वारा उसके पद पे काम करना। कौन काम करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा। वेतन और भत्ते उनको राष्ट्रपति के मिलेंगे। आप ये भी याद रखें, किन के रूप में मिलेंगे? राष्ट्रपति के रूप में मिलेंगे। वो शपथ भी लेंगे और उसी प्रकार से शपथ लेंगे जिस प्रकार से राष्ट्रपति लेते हैं। तो मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। अगली क्लास जो चौथी क्लास रहेगी हमारी राष्ट्रपति सीरीज़ की, उसमें हम बात करेंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर श्री रामनाथ कोविंद साहब तक जितने भी राष्ट्रपति बने उनसे जुड़े हुए तमाम तथ्य, और फिर इसके बाद में जो 5वीं क्लास रहेगी वो राष्ट्रपति से जुड़े हुए राष्ट्रपति की शक्तियाँ और राष्ट्रपति के काम से जुड़े हुए उस पर हम बात करेंगे। आपको लगातार आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री और पॉलिटिक्स क्लास मिल रही है। आगे भी अन्य विषय की क्लासें भी आपको दी जाएगी। तब तक आप डेस्टिनी 144 के साथ लगातार जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। वंदे मातरम।